तो लास्ट क्लास देखो हम लोगों ने जो की थी उस लास्ट क्लास में बेसिकली हमने कार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोग कार्बन चैप्टर का एक छोटा सा सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखो मैंने एलेट्रोप्स के आगे एक वर्ड लगाया है ऑफ कार्बन। इसका ये मतलब है कि एलेट्रोपी सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही इकलौती प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ अदर एलिमेंट्स भी एलेट्रोपी वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। कई लोगों के अंदर ये मिथ होता है उनके दिमाग में कि नहीं नहीं एलेट्रोपी तो आपकी सिर्फ और सिर्फ कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, बट नो, पीरियोडिक टेबल में कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं जो एलेट्रोपी शो करते हैं। आज जब 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि फॉस्फोरस, इसके भी एलेट्रोप्स होते हैं। वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, सल्फर, इसके भी एलेट्रोप्स होते हैं। मोनोक्लोनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, है ना। तो एलेट्रोपी ये जो वर्ड है ये सिर्फ कार्बन के साथ एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं है, ये अदर एलिमेंट्स में भी है। बट क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन वाला है, कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स के बारे में है, तो हम लोग हमारे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एलेट्रोप्स किसके पढ़ने वाले हैं, कार्बन के पढ़ने वाले हैं। डन, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अगर मैं एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करूं, फिलहाल एलेट्रोप्स का मीनिंग क्या है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उस पर अभी अपना दिमाग मत चलाओ, ठीक है, कि क्या होता है एलेट्रोप का मतलब। बट अगर मैं कार्बन के एलेट्रोप्स की बात करूं तो हम लोग हमारे सिलेबस में ब्रॉडली कार्बन के एलेट्रोप्स को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और सिलेबस के ख़त्म होते होते हमें ये लगने लगता है कि कार्बन के सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलेट्रोप्स होते हैं। बट नो, दिस इज़ नॉट द रियलिटी, ऐसा नहीं होता। कार्बन के सिर्फ और सिर्फ 3 एलेट्रोप्स हैं, ऐसा नहीं होता। कार्बन के और भी एलेट्रोप्स हैं, बट हम लोग हमारे सिलेबस में कार्बन के सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलेट्रोप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द पहला एलेट्रोप जो आप पढ़ोगे दैट इज डायमंड। सब लोग जानते हैं यार डायमंड के बारे में, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है, महंगा भी आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आप लोगों के पास होती है, दूसरा एलेट्रोप जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है कार्बन का, दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, ये ग्रेफाइट के बारे में, जो आप पेंसिल से लिखते हो, आपकी पेंसिल की जो लीड होती है ना काली काली जिससे आप लिखते हो, दैट इज ग्रेफाइट। और एक होता है फ्लोरीन। ठीक है, एक होता है आप लोगों का फ्लोरीन, जिसे हम लोग C60 या फिर मैं ये कहूँ बकी बॉल इस नाम से भी जानते हैं। ये टोटल 3 एलेट्रोप्स होते हैं कार्बन के, ठीक है, जो हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं। बट क्या मैडम कार्बन के सही में 3 ही एलेट्रोप्स होते हैं? क्या कार्बन के और कोई एलेट्रोप्स नहीं होते? तो नहीं, कार्बन के और भी एलेट्रोप्स होते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो ये 3 एलेट्रोप्स आपको बताए कार्बन के, ये इस बेसिस पे बताए अगर कार्बन के हम क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर की बात करें तो। अगर मैं कार्बन के, देखो किसी भी चीज़ के 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे आजू बाजू जितने भी सॉलिड्स आप देख रहे हो, रियलिटी में सॉलिड्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है क्रिस्टलिन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्लास 12 की केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट नामक एक चैप्टर है, वहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है आप लोगों का क्रिस्टलिन सॉलिड, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एक और प्रकार का सॉलिड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। डन। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको क्रिस्टलिन और एमॉर्फस ये वाले वर्ड से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, ये सब अपने क्लास 12 की केमिस्ट्री में आएगा। बट सॉलिड्स को बेसिकली 2 प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलिन और एमॉर्फस। तो अभी आपके सिलेबस में जो डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये जिन एलेट्रोप्स के बारे में जो बातचीत की जा रही है ना, ये क्रिस्टलिन सॉलिड से, पता है, ये तीनों के तीनों क्रिस्टलिन सॉलिड्स हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स या फिर कोई दूसरे एलेट्रोप्स नहीं होते।
ठीक है, दूसरे एलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। ठीक है, कार्बन के दूसरे एलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, जैसे कि कार्बन का जो दूसरा एलेक्ट्रोप होता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, हम हमारे घर में उसका इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा भी होगा, दैट इज़ कोल, यानी कि कोयला। ठीक है, इसके अलावा होता है चारकोल। चारकोल ये भी एक प्रकार से कार्बन का एलोट्रोप है। उसके अलावा होता है लैम्प ब्लैक। अब तुम्हें लगेगा मैडम ये लैम्प ब्लैक क्या है, तो आप इसको गूगल कर सकते हो क्या लैम्प ब्लैक क्या होता है। बट यस, दीज आर ऑल्सो द एलेक्ट्रोप्स ऑफ व्हाट, आप लोगों के कार्बन। और भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन की आजकल कुछ नैनो ट्यूब्स भी आ गई हैं, वो भी हो सकते हैं। बट हम लोग हमारे सिलेबस में जो ब्रॉडली पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ 3 ही एलेक्ट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में एंड फ्लोरीन के बारे में। ठीक है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, तीनों को पढ़ लेते हैं। तुम्हें लगेगा कि यार अभी एलोट्रोप का तो मीनिंग समझाया ही नहीं है, डिटेल में आगे घुस गए। बिल्कुल, पहले आप आगे की डिटेल पढ़ लो। जैसे ही आप आगे की डिटेल पढ़ लोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली क्लास खत्म होते होते आपको एंडिंग में समझ में आ जाएगा, अच्छा इसको एलेक्ट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे पहले तुम लोगों ने डायमंड देखा है, राइट? हो सकता है रियलिटी में देखा हो सकता है रियलिटी में ना देखा हो सकता है एक्चुअल में उसको टच किया हो सकता है सिर्फ टीवी में देखा हो। बट फिर भी ऑलमोस्ट हम सभी लोग डायमंड को टीवी में तो देख चुके हैं, डन। और पेंसिल से तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, पेंसिल को भी, जो पेंसिल की लीड है उसको भी हम बचपन से देख चुके हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि डायमंड इतना सुंदर, चमकीला, महंगा और पेंसिल इतनी काली कलूटी और इतनी सस्ती? सोचो, पेंसिल की जो लीड है वो 3 से 5 रुपए में एक लीड आ जाती है, और डायमंड छोटे से छोटा भी लेने जाओगे तो वो 5 रुपए में नहीं मिलने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? तो एक काम करते हैं हम लोग, जो है ये डायमंड और ग्रेफाइट में इतना डिफरेंस क्यों है, ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों क्रिएट हो गया यार डायमंड में और ग्रेफाइट में, इसकी थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। खैर, फ्लोरीन को तो आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा नहीं है, इसलिए मैं फ्लोरीन पे फिलहाल बातचीत नहीं कर रही हूँ। लेकिन डायमंड को आपने देखा है, आपने ग्रेफाइट को देखा है, तो हम लोग पहले डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं डायमंड के 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, ठीक है, डायमंड के 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, और एक बार में बातचीत में ग्रेफाइट के 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो देखो, जो आप लोगों का डायमंड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग इस प्रकार का है। अब तुम बोलोगे कि मैडम ये जो रेड रेड कलर के डॉट्स हैं, ये रेड रेड कलर के डॉट्स क्या हैं? ये आपको जितने भी रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे रेड कलर के डॉट्स बेसिकली कार्बन 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 है। यानी कि डायमंड के स्ट्रक्चर में होता क्या है, डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन 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 का बॉन्ड होता है। मतलब कार्बन कार्बन आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये इस तरीके से एकदम जाले के जैसे। तुम अगर किसी भी एक कार्बन को उठा लो, ये तो मैंने फिर भी बहुत छोटा स्ट्रक्चर बनाया है कार्बन का, ऐसा नहीं कि ये वाला कार्बन आगे जुड़ा नहीं होगा, ये आगे और 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, ये इस तरीके से। फिर ये वाला कार्बन आगे और 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, फिर ये वाला कार्बन आगे जाके और 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेज पर आकर कार्बन की बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, ये सारे कार्बन आपस में जुड़ते चले जाते हैं, एकदम एकदम खतरनाक तरीके से जाल बन जाता है कार्बन्स का। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ इस कार्बन को, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं फिर ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ इस कार्बन को, तो ऑब्जर्व करके मुझे ये पता चलता है कि मेरा ये एक कार्बन टोटल 4 अदर कार्बन से जुड़ा है। देखो, ऊपर एक कार्बन से जुड़ा है, राइट में एक कार्बन से जुड़ा है, नीचे एक कार्बन से जुड़ा है, लेफ्ट में एक कार्बन से जुड़ा है। यानी कि डायमंड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डायमंड के स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन कार्बन से जुड़ता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा
डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन जो होता है वो अदर 4 कार्बनों से जुड़ता है। ठीक है, एक कार्बन अदर कितने कार्बन से जुड़ता है? 4। मतलब हर एक कार्बन बेसिकली कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है अदर कार्बन्स के साथ। लास्ट क्लास हमने जो की थी इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कार्बन की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको याद है मैंने ये बताया था कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में ऐसे ही कुछ होता है। आप लोगों का एक कार्बन जो होता है वो इस तरीके से अदर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स बनाता जाता है और उसका एक कंप्लीट बड़ा सा नेटवर्क फैल जाता है। और ये बड़ा सा नेटवर्क इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, मतलब एक कार्बन अपने दूसरे कार्बन से इतने पास जुड़ा हुआ रहता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर के तौर पर दिखता है। मतलब अगर कोई चीज़ बहुत ही क्लोजली पैक है ना, अगर कोई चीज़ बहुत ही क्लोजली पैक है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में जो पैकिंग होती है एटम्स की वो बहुत ही क्लोज होती है, और लिक्विड्स के केस में जो पैकिंग होती है एटम्स की वो बहुत ही दूर होती है ना, और गैस में तो उससे भी ज़्यादा दूर होती है। तो सिमिलरली अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं कार्बन में डायमंड की, ये जो डायमंड होता है, इस डायमंड में जो कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, दूसरा कार्बन तीसरे से जुड़ा है, तीसरा चौथे से जुड़ा है, ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क बनता है, ये नेटवर्क बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। इस वजह से डायमंड आपके दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस है कि कई बार हम डायमंड के फाइन पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग मशीन्स के व्हील्स में, ताकि हम उनसे किसी दूसरे मेटल को काट सकें। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। तो अभी कैसा है, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लेवल का एलोट्रोपी सिखा रही हूँ। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लेवल का डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ। मैं यही सेम चीज़ें क्लास 11th में भी पढ़ाती हूँ और क्लास 12th में भी पढ़ाती हूँ, बट ऑब्वियस है कि 11th और 12th की पढ़ाई वर्सेस 10th की पढ़ाई में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। जब आप आगे बढ़ जाएंगे, जब आप फ्यूचर में इन चीज़ों को वापस से पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा ये हाइब्रिडाइजेशन जैसा भी कंसेप्ट आता है। बट खैर, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो मैं कहाँ से इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दूँ तुम्हारे सामने। तो जो हमारी क्लास 10th की बुक हमें परमिट करती है, जितना हमारी पढ़ाई, हम सिर्फ उतने की ही अराउंड घूमेंगे, बट उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एलोट्रोप्स और कार्बन के बारे में बता रही थी, तो खैर पहला एलोट्रोप हम लोगों को मिला हम लोगों की लाइफ में, और वो पहला एलोट्रोप था डायमंड। तो डायमंड में हमको ये पता चला कि डायमंड बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन 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 कार्बन, मतलब कार्बन के अलावा आपको वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा? ओनली कार्बन। ठीक है, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखने वाला है? ओनली कार्बन, ओनली कार्बन। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है कि आप लोगों का जो एक कार्बन होता है वो 4 अदर कार्बन से जुड़ा रहता है। वैसे भी कार्बन की कैपेसिटी कितनी थी? 4 बॉन्ड्स की। तो यहाँ पे वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, जितना उसको बोला गया उतने बॉन्ड्स वो बना लेता है। और इतना टाइट और इतना कॉम्पैक्ट होता है ये चीज़, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से इतना टाइटली जुड़ा हुआ रहता है कि कार्बन डायमंड को हम हमारे अर्थ का वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, ये इतना हार्ड होता है, ये इतना हार्ड होता है कि हम लोग डायमंड को यूज़ करते हैं अदर सब्सटेंसेस को क्या करने के लिए? कट करने के लिए। हम डायमंड को तक यूज़ करते हैं अदर सब्सटेंसेस को क्या करने के लिए? कट करने के लिए। और क्योंकि डायमंड में एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस है, इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस है कि जिसकी वजह से कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? हाई रहता है। अब देखो, ये तो कॉमन सेंस की बातचीत है कि मैडम यहाँ पर
इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई इसीलिए है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या है, बहुत ही क्लोज है। और एक प्रॉपर्टी तो आप डायमंड की बहुत जानते ही हो कि ये क्या होता है, शाइनी होता है नेचर से, मतलब चमक होती है इसमें, लश्चर है ना, जिस चीज़ को आप क्या कहते हो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, लश्चर। ये बेसिकली क्या शो करता है, लश्चर ने शो करता है। तो ये मैंने तुम्हें एक छोटी सी कहानी बता दी डायमंड की। प्राइसी होता है भाई, महंगा होता है, ऑर्नामेंट्स के तौर पे आप इसको यूज़ करते हो। अब आते हैं हम हमारी ग्रेफाइट भैया के पास। हमारी डे टू डे लाइफ में ग्रेफाइट सभी ने देखा है। आप पेंसिल से लिखते हो, पेंसिल के अंदर जो काली कलर की लीड होती है, दैट लीड इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ओके ठीक है मैडम, ग्रेफाइट, ओके ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलिए जैसे हमने डायमंड का स्ट्रक्चर देखे, चलो एक काम करते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हम लोगों ने कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा, हैशटैग, ये हम लोगों ने पढ़ा डायमंड का स्ट्रक्चर। ओके अब एक काम करते हैं कि मैडम चलिए आप हमको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिखा दीजिए। तो अब ये देखो, ये रहा तुम लोगों के ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ये 3D व्यू है, ठीक है। ये रहा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अब मैं अगर थोड़ा सा इमेज को छोटा करूँ तो तुम अगर कंपेयर कर पाओ ऊपर वाली इमेज और नीचे वाली इमेज को, तो तुम्हें कुछ मतलब अजीब लग रहा है। तुम बोलोगे हाँ मैडम अजीब तो लग रहा है। अजीब ये लग रहा है कि ऊपर में जब हमने डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा तो वो बहुत ही मतलब चिपका चिपका स्ट्रक्चर था, मतलब एक डायमंड का कार्बन दूसरे कार्बन से चिपका हुआ है, तीसरा चिपका हुआ है, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई लेयर नंबर 1 है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई लेयर नंबर 2 है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई लेयर नंबर 3 है, और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है। एग्जैक्टली ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में और आपके डायमंड के स्ट्रक्चर में ये सिमिलैरिटी है कि यहाँ पे आपको जो ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे डॉट्स कार्बन है। अच्छा, मतलब डायमंड भी कार्बन से बना हुआ रहता है और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ रहता है। यस एग्जैक्टली, डायमंड भी कार्बन से बना हुआ रहता है और ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेफाइट में कोई दूसरा एलिमेंट है और डायमंड में कोई अदर एलिमेंट है, ऐसा नहीं है। डायमंड भी 100% प्योर कार्बन है और ग्रेफाइट में भी 100% प्योर कार्बन है। लेकिन एक बात तुम देखो कि दोनों की शक्ल सूरत में, अपीरियंस में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया यार। कहाँ डायमंड इतना खूबसूरत, चमकीला, शाइनी, महंगा, और कहाँ ग्रेफाइट काला, कलूटा, नाजुक सा, पतला सा, राइट। ऐसा क्यों मैडम, ये भी तो कार्बन का है, वो भी तो कार्बन का है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर एटम्स किस तरीके से अरेंज हैं। ठीक है, उसके अंदर एटम्स किस तरीके से अरेंज हैं, राइट। जैसे अगर आपके कमरे में जो अलमारी है, अगर मैं उस अलमारी में कपड़े ऐसे ही ठूस दूँ, बस ठूस के रख दिए, और वर्सेस एक ऐसी अलमारी है जिसमें कपड़े बहुत ही प्रॉपरली तरीके से अरेंज किए हुए, तो जब आप अपने आजू बाजू अपनी आंखों से जब आप देखोगे कि अच्छा कौन सी अलमारी ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो ऑब्वियस है कि जहाँ पे चीज़ें अरेंज है वो वाली चीज़ आपको ज़्यादा सुंदर लगेगी। क्यों, कपड़े तो मैडम यहाँ पे भी हैं, कपड़े तो वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी वही अलमारी है, वहाँ पे भी वही अलमारी है, बट क्यों ऐसा डिफरेंस आया? क्योंकि आपने अरेंजमेंट बदल दिया। सोचो आपने क्या कर दिया, आपने अरेंजमेंट बदल दिया। बताओ तो एक्चुअली कैसा रहता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कोई भी सब्सटेंस शो करता है, वो प्रॉपर्टीज इस वजह से भी होती हैं कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स हैं उनकी बॉन्डिंग कैसी हुई है, वहाँ पे उनका अरेंजमेंट कैसा है। तो जो डायमंड है वो भी कार्बन 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 का बना हुआ था, और यहाँ पे जो ये ग्रेफाइट है ये भी कार्बन 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 100% कार्बन, कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध कार्बन। ठीक है, एकदम शुद्ध कार्बन से बना हुआ रहता है। कौन? ग्रेफाइट। मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा
कि क्या डायमंड कार्बन का बना हुआ है सिर्फ, तो तुम बोलोगे हाँ। कोई तुमसे पूछेगा क्या ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ है सिर्फ, तो तुम बोलोगे हाँ। दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। हम कार्बन से बने हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। वो किससे बने हुए हैं? वो कार्बन से बने हुए हैं। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे जो डायमंड का स्ट्रक्चर था, ये डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्पैक्ट था। यानी कि एक कार्बन जब दूसरे कार्बन से जुड़ना था तो इतना टाइटली बाउंडेड होता था, इतना टाइटली बाउंडेड होता था, ठीक है, कि वो एकदम ऐसा लगता था कि बहुत कड़क सब्सटेंस है अर्थ का। लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दूं तो ग्रेफाइट में देखो, एक कार्बन नो डाउट दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, बट ये हो गई एक तरीके की लेयर नंबर 1। फिर उसके बाद नीचे भी कार्बन की एक और लेयर होती है, बट दोनों लेयर के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है। मतलब सारे कार्बन्स अगर आप ये कहोगे आपस में एकदम टाइटली चिपक कर हैं, तो ऐसा नहीं है यार, ठीक है, बराबर, राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी एक लेयर में और उनकी दूसरी लेयर में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, ठीक है, उनकी एक लेयर में और दूसरी लेयर में डिस्टेंस होता है। यानी कि ग्रेफाइट भी कार्बन का है, डायमंड भी कार्बन का है, बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि डायमंड का स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट है और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में लेयर है, ठीक है, सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस, जो एक डिस्टेंस है और दूसरे मतलब सेपरेटेड विद डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस की वजह से इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोगों को कार्बन में देखने को मिलती है, डायमंड में देखने को मिलती है, उतनी ज़्यादा आपको ग्रेफाइट में देखने को नहीं मिल पाती है। डन, उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जब आप लीड पेंसिल को थोड़ा सा तोड़ते हो, लीड को अगर आप तोड़ते हो तो आपकी लीड टूट जाती है, लेकिन अगर आप डायमंड को लोगे और उसी प्रेशर के साथ डायमंड को तोड़ने की कोशिश करोगे तो डायमंड नहीं टूटेगा। तो इसीलिए अगर आप ये कहना चाहते हो कि डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है अवर प्लैनेट का, तो ग्रेफाइट जो है वो हमारे प्लैनेट में वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट मटेरियल है। क्या है? वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट मटेरियल। आप कभी लीड को छू कर देखना, आपको फीलिंग भी आएगी सॉफ्ट वाली। हाँ, इतना भी सॉफ्ट नहीं कि ढोकले के जैसा स्पॉन्ज जैसा डब रहा है, लेकिन इतना सॉफ्ट कि आप अगर उसको थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर लीड आपकी टूट जाती है। ठीक है, करके देख सकते हो। 5 रुपए की कैमलिन की डिब्बी आती थी भाई हमारे ज़माने में, जब मैं 10th क्लास में थी। मैंने 12th तक मैंने यूज़ किया है पेंसिल, 12th तक भी नहीं, खैर पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो यूज़ किया है। कैमलिन का 5 रुपए की डिब्बी आती थी, आई डोंट नो अब वो कितने की आती है। उसमें आई थिंक 10 लीड पेंसिल्स के वो बारीक बारीक से रहते थे। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करोगे ना वो टूट जाएगा। और अगर आपके पास कोई डायमंड है जो उतना ही पतला है, जैसे मेरे पास एक इयरिंग है जो पतले पतले ऐसे से हैं स्ट्रैप्स, राइट, तो उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, एकदम नहीं टूटेगा। तो आप ये सोचो कि डायमंड क्यों इतना स्ट्रांग है और क्यों आप लोगों का ग्रेफाइट इतना नाजुक है। क्योंकि ग्रेफाइट इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, तो इसके सॉफ्ट होने की वजह से इसके जो यूजेस हैं भैया वो तो कमाल के हैं। कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो ग्रेफाइट को? आप ग्रेफाइट को यूज़ कर सकते हो एज लुब्रिकेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म मैडम, लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा केमिकल जो कि सरफेसेस को स्मूथ बना देता है। जैसे कई बार हम लोगों के घर में जो दरवाजे हैं वो ठीक से बंद नहीं होते, गेट बहुत टाइट हो जाता है, उसकी कुंडी ठीक से नहीं लगती, साइकिल की चेन बहुत टाइट हो जाती है, हम ग्रीस डालते हैं। ग्रीस डालने से क्या होता है? स्मूथनेस आ जाती है। तो ग्रेफाइट क्योंकि मतलब स्मूथीनेस प्रोवाइड करता है, तो देयरफॉर ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है उन सारी जगहों पे
जहाँ पर हमें लुब्रिकेंट के तौर पर हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की, बट मैं तुम्हें कुछ फेमस प्रॉपर्टी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा 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 थोड़ा, ताकि आपको पता रहे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अदरवाइज तुम जब गूगल करोगे तो तुम्हें ग्रेफाइट की अनगिनत प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी। तुम्हें ग्रेफाइट की अनगिनत प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी, बट हम वो अनगिनत प्रॉपर्टीज़ की तरफ नहीं जा रहे। राइट, अच्छा, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या बोला जा रहा है देखो टॉपिक में। जैसे हम लोगों ने अभी ग्रेफाइट के बारे में बात की। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि ग्रेफाइट में, सॉरी डायमंड में एक कार्बन आप लोगों के दूसरे कार्बन से जुड़ता है, जुड़ता जाता 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 है, बट हर एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। हर एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ये मैंने आपको बताया था, हर एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, डन, ओके। तो क्या मैडम यही सेम चीज़, ठीक है, क्या यही सेम चीज़ ग्रेफाइट में भी होती है क्या? क्या यही सेम चीज़ ग्रेफाइट में भी होती है क्या? तो चलो एक काम करते हैं, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। आप एक बीच का कोई एक कार्बन आप उठा लीजिए। लेट्स से मैंने बीच का ये एक कार्बन उठा लिया। अब आप, अच्छा चलो वो मत उठाओ, थोड़ा अलग सा उठाओ जो आपको यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा हो। चलो ठीक है, वही ले लो। हाँ, एक ये ले लिया। अब ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है आप ये चेक करो। ये एक कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है आप काइंडली इसको चेक करिए। तो आप ये देखते हो कि मैडम ये वाला जो कार्बन है इस वाले के साथ जुड़ा है, ये हो गया पहली बॉन्डिंग। ठीक है, बराबर बराबर, ये हो गई आप लोगों की पहली बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये हो गई आप लोगों की दूसरी बॉन्डिंग। ठीक है, और ये हो गई आप लोगों की तीसरी बॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गई आप लोगों की तीसरी बॉन्डिंग। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है क्या? ठीक है, कहीं पे ऐसा आपको लग रहा है क्या देखकर, जब आंखों से फोड़ कर देखकर मुझे बताओ। ठीक है, कि आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कहीं चौथा वाला भी है क्या? कहीं चौथा वाला भी है क्या? कहीं दिख रहा है क्या चौथा वाला? जैसे आपको वहां दिख रहा था डायमंड में कि एक कार्बन चौथे वाले से जुड़ा हुआ था, कहीं आपको यहां दिख रहा है? यहां पे ये एक कार्बन, ये बीच वाला कार्बन, ये सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन से जुड़ा है। मतलब ग्रेफाइट के इसमें एक कार्बन जो होता है आप लोगों के 3 कार्बन से ये कनेक्टेड होता है। कितने कार्बन से कनेक्टेड होता है? 3 कार्बन से। इसकी कैपेसिटी कितनी है? कार्बन की कैपेसिटी कितनी है? कार्बन की कैपेसिटी है 4 की। कार्बन की कैपेसिटी है 4 की, मतलब 4 लोगों से वो जुड़ सकता है। 4 लोगों से वो जुड़ सकता है, बट वो जुड़ा कितने से? सिर्फ 3 से यार, सिर्फ 3 से। मतलब उसकी अभी भी एक वैकेंसी, उसका वो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी नॉन बॉन्डेड है। नॉन बॉन्डेड का मतलब वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। डायमंड के केस में क्या था? चारों के चारों जुड़ गए थे यार, चारों के चारों। लेकिन ग्रेफाइट के केस में आपका एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों से जुड़ता है। ठीक है, आपका जो एक कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 अदर कार्बन से ही क्या होता है, ये जुड़ता है। ओनली 3। और आपका जो एक रहता है, एक साइड उसकी नॉन बॉन्डेड रहती है। ठीक है, उसकी एक साइड कैसी रहती है? नॉन बॉन्डेड। उसका एक इलेक्ट्रॉन भटक रहा है, भटकती आत्मा के जैसे, कि मेरे को किसी के साथ नहीं जुड़ा, मैं किसी के साथ नहीं जुड़ा, मैं किसी के साथ नहीं जुड़ा, मैं किसी के साथ नहीं जुड़ा। लेकिन देखो ये कितनी बड़ी स्पेशलिटी है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन देखो दोनों की बॉन्डिंग में कितना बड़ा डिफरेंस है।
ठीक है। तो अब सोचो यहाँ पे इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो कि डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। तो यानी कि डायमंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और ग्रेफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर ये कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। और हम लोगों का जो डायमंड होता है ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। तो ध्यान रखना, डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है और ग्रेफाइट कंडक्टर है। इसीलिए ग्रेफाइट का यूज़ एक और होता है कि कई बार हम लोग ग्रेफाइट को ड्राई सेल्स मतलब सेल्स में भी यूज़ करते हैं, और कई बार हम लोग ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं ग्रेफाइट के। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, बराबर। अब तुमने एक चीज़ नोटिस की कि आपका जो डायमंड है वो भी कार्बन का बना है, और आपका जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का बना है, दोनों कार्बन के बने, बट दोनों के नेचर बिहेवियर में कितना डिफरेंस है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग है, एक थोड़ा सॉफ्ट है, एक चमकदार है, एक डल है, एक लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ हो सकता है, एक लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता है ना। एक के पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो बेसिकली इसी चीज़ को हम एलोट्रोप्स कहते हैं, इसी चीज़ को एलोट्रोप्स कहते हैं। मतलब एलोट्रोप्स का मतलब ही क्या होता है? एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि इनके पास जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, इनके पास एटम्स क्या होंगे? सेम एलिमेंट के होंगे। मतलब उसके पास भी कार्बन कार्बन कार्बन, इसके पास भी कार्बन कार्बन कार्बन, कोई डिफरेंस नहीं होगा एटम्स को लेकर। लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट जो होगी, जिस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, वो जुड़ना, वो अरेंजमेंट यहाँ पे क्या होगी? डिफरेंट होगी। और क्योंकि अरेंजमेंट अलग हो जाती है, इसीलिए इन लोगों की क्या हो जाएगी? कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? आपकी डिफरेंट आपको दिखेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको कैसी दिखेंगी? डिफरेंट दिखेंगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको कैसी दिखेंगी? डिफरेंट दिखेंगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको कैसी दिखेंगी? डिफरेंट। एक का मेल्टिंग पॉइंट कम, किसी का ज़्यादा, कोई हार्ड कोई सॉफ्ट, इस तरीके से। लेकिन सारे के सारे एलेक्ट्रोप्स की जो फिजिकल स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट का मतलब समझता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, वो फिजिकल स्टेट कैसी होगी? सेम। मतलब डायमंड भी सॉलिड है और ग्रेफाइट भी सॉलिड है। ठीक है, तो ये था एलेक्ट्रोप्स का मीनिंग, कि कुछ ऐसे लोग जो कि सेम एटम से ही बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ अरेंजमेंट अलग हो जाने की वजह से उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब एक तीसरे एलोट्रोप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये ऐसा दिखता है 3D व्यू आपके ग्रेफाइट का। ये ग्रेफाइट का 3D व्यू है। ये हो गई आपकी लेयर नंबर 1 और ये हो गई इसकी लेयर नंबर 2। और अगर आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो तो एक लेयर देखो दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है। ठीक है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर रही है, खिसक जाती लेयर्स। इस वजह से हम लोग ग्रेफाइट को एज अ क्या यूज़ करते हैं? लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे एलोट्रोप की तरफ आते हैं। तीसरा एलोट्रोप हमारा बहुत ही प्यारा है, ये देखो, इसीलिए मैं इसको कहती हूँ बकी बॉल, और इसे कहते हैं C60। C60 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास 60 कार्बन एटम्स हैं, और इसे कहा जाता है फ्लोरीन। इसे क्या कहा जाता है? फ्लोरीन। ये ऐसा देखो, इसमें कार्बन का अरेंजमेंट किस तरीके से है? इसमें कार्बन का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि एक पूरी की पूरी बॉल वाली फीलिंग आपको देखने को मिल रही है। खैर, इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा डिटेल है नहीं। अच्छा, फ्लोरीन का मैं पूरा नाम लिखना भूल गई, बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं इसको। ठीक है, ये फुटबॉल टाइप है, एक नेट है गोल सा, तो ये भी एक वन ऑफ द एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, तो बस इस चीज़ को फिलहाल अभी हम लोग यहाँ रोकते हैं, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कंप्लीट कर लिया, जिसके शब्द के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में जस्ट सुना था। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैटिनेशन इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैंने एक छोटा सा आइडिया कैटिनेशन को लेकर लास्ट क्लास में ऑलरेडी दिया है।